क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 6 इतिहास के एनसीईआरटी का अंतिम पार्ट है, 5वां पार्ट है। इसमें मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से बता दिया है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये हिस्ट्री क्लास एनसीईआरटी 6 का जो है 9th चैप्टर है, व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। इससे जुड़े हुए जो है क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। शुरू करते हैं। आप एक शुरू में इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिखा है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, ठीक है। व्यापार क्या होता है और जो व्यापार करते हैं उन्हें हम व्यापारी करते हैं। तो व्यापार एक व्यवसाय है, ठीक है। और व्यवसाय और व्यापार में अंतर होता है। व्यवसाय कई तरह का हो सकता है। कोई वकील हो सकता है, कोई जो है डॉक्टर हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है। तो व्यवसाय अलग होता है और व्यापार भी एक व्यवसाय माना जाता है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां और थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। मतलब ये हुआ कि जो ये बर्तन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे हैं, ये कैसे पहुंचे होंगे। तो ये व्यापार से पहुंचे होंगे। व्यापार के माध्यम से ही इसका मतलब है कि वो जो है आयात और निर्यात किया जाता था। तो बहुत सारे बर्तन दूसरे देशों में पाए गए होंगे भारत के, और भारत के बहुत सारे अलग अलग शहरों में दूसरे देशों के बर्तन पाए गए हो। तो इसका अनुमान लगाया गया होगा कि जरूर वहां व्यापार अलग अलग देशों से होता होगा। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। उसी बात को यहाँ बताया गया है, ठीक है। आगे है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी प्रसिद्ध है। सोना कर्नाटक में सबसे ज्यादा, मसाला जो है केरल में, और खास तौर पर जो है काली मिर्च का ही सबसे ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन होता है। और कीमती पत्थर भी वहां ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये प्राचीन काल से लेकर के आज भी जो है दक्षिण भारत इस विशेषताओं के लिए जाना जाता है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि पूछा जाएगा कि काला सोना जो है प्राचीन काल में किस जो है उत्पाद को कहा जाता था। तो काली मिर्च को कहते थे। और कौन कहता था? रोमन साम्राज्य के लोग कहते थे, व्यापारी कहते थे, क्योंकि यूरोप बहुत ठंडा प्रदेश है और वहां पर मांस लोग ज्यादा खाते हैं और काली मिर्च मसाले के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसीलिए रोमन या यूरोप वासी हमारे यहाँ काली मिर्च के लिए ही आए थे। जैसे वास्को डिगामा भी, हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी कंपनियां आई थी, वो मसालों और सूती वस्त्र के व्यापार के लिए ही हमारे यहाँ वो आए थे। और वास्को डिगामा जब हमारे यहाँ से काला मिर्च लेके गया और वहां जाके 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। कहाँ पर? यूरोप पे। तो इसका मतलब है कि काली मिर्च उनके लिए क्या था? काले सोने के बराबर था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि काला सोना किसे कहते थे? तो काली मिर्च को कहते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, ठीक है। तो दो मार्ग से जो है व्यापार होता था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के बहुत सारे सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो इसका मतलब है कि समुद्री जहाज मतलब समुद्री व्यापार और सड़कों के माध्यम से व्यापार होता था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के जो है मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार हमारा चल रहा था, ठीक है। तो आरिका मेरू जो मैंने बताया था आपको पिछली वाली क्लास में, मैंने उसे बताया था वो रोमन बस्ती थी। तो इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में रोम लोग व्यापार करते थे। लिखा है व्यापार से जुड़ी एक कविता, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें जो है कोई मतलब नहीं है, वैसे ये बात देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, ठीक है। कैसे करते थे मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। वह अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे।
तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इस लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। ये मानसून कैसे व्यापारियों को लाभ पहुंचाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए दक्षिण भारत का ये मैप है, ठीक है, और ये है आपका अरब सागर, ये पूरा अरब सागर है। और ये जो है, याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे भारत में प्रवेश करता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो अरब के व्यापारी अपना जहाज लाते थे और जहाज इसी हवा की दिशा में कर देते थे। जब मानसूनी हवाएं चलती थीं तो उन जहाज़ों को ढकेलते हुए ले आती थी, कहाँ पर, ला करके पश्चिमी तट पर पहुंचा देती थी। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण जो है ऐसा संभव हुआ। तो याद रखना, जब व्यापारी हवाओं का भी, खास करके मानसूनी हवाओं का इस्तेमाल बहुत करते थे पहले भी और आज भी करते हैं। और आज जो है समुद्री जलधाराओं का भी उपयोग व्यापार के मार्ग के रूप में किया जाता है, क्योंकि जहाज़ों को ले जाने में और लाने में जो है ये सब बहुत मदद करती है। तो हवाएं भी और जलधाराएं भी। तो इसीलिए बताया गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हमारे यहाँ अरब व्यापारी आसानी से आ जाते थे और हमारे यहाँ व्यापार करते थे। ठीक है, खास करके किस तट से, तो पश्चिमी तट से व्यापार करते थे, इस तट से, क्योंकि इसी तट पर गुजरात महाराष्ट्र में आपका जो है सूती कपड़ा, और तमिलनाडु के क्षेत्र में सूती कपड़ा, और यहाँ पर केरल में मसाले। तो इन तीन चीजों पर फोकस किया था किसने, हमारे देश में आने वाले अरब हो चाहे कोई भी व्यापारी हो, रोमन कोई भी हो। ठीक है, यहाँ लिखा है समुद्र तटों से लगे राज्य। तो समुद्र तटों से लगे अगर राज्य की बात करें तो हमारे देश में समुद्र से तटों राज्यों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे राज्य लगते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके अलावा जो है आपका पश्चिम बंगाल है और पुडुचेरी भी है। ठीक है, इसके अलावा दमन दीव दादर नगर हवेली है। ये सब राज्यों की सीमा लगती है किससे, समुद्र से। और याद रखना, इन्हीं क्षेत्रों में व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक बंदरगाह बहुत ज्यादा बने हैं और व्यापारिक मार्गों का निर्माण किया गया है, चाहे वो समुद्री हो और चाहे वो स्थलीय हो। यहाँ लिखा हुआ है समुद्र तटों से लगे राज्य, इसका मतलब यह है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये पूरा आपका बड़ा सा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार, पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं, बिल्कुल है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। यहाँ पे कावेरी का मैदान है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुबेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के रूप में किया जाता था। यह है कौन कौन से लोग हैं, तो ये चोल, चेर और पांडे हैं। इनके बारे में भी हम आगे और डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चोल, चेर और पांडे ये तीनों जो है दक्षिण भारत में थे और ये जो है उसी क्षेत्र में थे जहां पर व्यापार होता था, चाहे वो मसालों का हो चाहे आपका सूती कपड़े का। तो तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र में इनका शासन स्थापित था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, यहाँ लिखा है इन तीनों मुखियाओं, इन तीनों राज्यों, मुखियाओं मतलब इन राज्यों, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। मतलब यह हुआ कि इनके जो है बहुत सारे बंदरगाह थे और वो राजधानी के रूप में इस्तेमाल करते थे, और दूसरा आंतरिक क्षेत्र में राजधानियां भी होती थी। तो दो दो राजधानियां इनकी होती थी, सत्ता के केंद्र होते थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम था। याद रखना, पूछा जाएगा कि पुहार या कावेरी पत्तनम किसका बंदरगाह था, तो ये चोलों का बंदरगाह था। याद रखना, और आप लोग इस मैप के माध्यम से पहले ये देख लो कि चोल, चेर, पांडे कहाँ पर हैं। ठीक है, तो आप देखो केरल वाले क्षेत्र में जो है चेर हैं और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पांडे हैं और उसके नॉर्थ में जो है चोल हैं, और इन्हीं के सारे बंदरगाह यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, तो एक चोलों का पतन था पुहार या कावेरी पत्तनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, तो दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो मदुरै कहाँ है, ये जो है आपका तमिलनाडु में है। यह मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन से वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन
मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जिन्हें हम जो इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो संगम साहित्य में वो जो है बहुत सारी कविताओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और जान लीजिएगा, आप इस मैप पे दोबारा देख सकते हैं। ये मैप आप देखिएगा, जो चोल और चेर और पांड्य हैं, इनके अपने अपने चिन्ह भी होते थे। जैसे पांड्यों का जो चिन्ह था वो था कार्प, मछली, ठीक है, एक प्रकार की मछली का प्रकार है। चेर का जो चिन्ह था वो धनुष बाण था, ठीक है, और चोलों का चिन्ह था बाघ, ठीक है। तो याद रखना, इन तीनों के चिन्ह भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चोल, चेर और पांड्यों के बंदरगाह कौन कौन से थे, ये उसका भी मैप पे मैंने ये दे दिया है, इसको आप देख लीजिए, सबके बंदरगाह कौन कौन से थे, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कावेरीपट्टनम या पुहार किसका बंदरगाह था। इसके अलावा जो है चेरों का कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पे सब देखो लिख दिया है मैंने अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लेना, जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिमी भारत, ठीक है, में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का राज्य कहाँ था, आपका महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में सातवाहन लोग निवास मतलब शासन करते थे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है, ठीक है, जो कहाँ पर है, नासिक में है। तो नासिक का जो अभिलेख है वो किसका है, वो उसकी माँ का है, अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ का है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि कौन लिया था, तो सातवाहन राजाओं ने लिया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित है। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, मतलब आक्रमण करने के लिए उसने भेजा था। रेशम मार्ग की कहानी, रेशम मार्ग जो है आप इस मैप पे पहले देख सकते हैं, रेशम मार्ग कहाँ से था, और मैंने आपको पिछली जो है क्लास में बताया भी था रेशम मार्ग का क्षेत्र। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश जो है समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। तो याद रखना, जो रेशमी कपड़ा है वो आपका, चाहे वो बिहार हो, आपका बंगाल हो, झारखंड हो, आसाम हो, कर्नाटक हो, इन क्षेत्रों में रेशमी कपड़े बहुत ज्यादा बनते हैं। और भारत में सबसे अधिक रेशम का प्रोडक्शन कहाँ होता है वर्तमान में, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि ये बहुत ही चिकनी और मुलायम होते थे, इसलिए रेशमी कपड़े बहुत महंगे होते थे। ये हमारे देश में नहीं बिकते थे, ये विदेशों में बिकते थे। इसीलिए जो जिस मार्ग से केवल रेशम का व्यापार होता था, उसी मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया। और इस मार्ग का विकास किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था, ये भी याद रखना। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में जो हुआ था, यह भी नोट कर लीजिएगा कि रेशम के कपड़े सबसे पहले कहाँ बनाए जाते थे, चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक का बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले आते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग कहलाया, उसी को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अभी जो आपने मैप देखा है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, ठीक है। तो रेशमी कपड़े आज भी उपहार में दिया जाता है, जब कोई हमारे यहाँ नेता आता है या किसी देश के जब कोई प्रधानमंत्री या कोई आता है तो आज भी रेशम का कपड़ा भेंट दिया जाता है। तो चीन जो है के शासक भी ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार में रेशमी कपड़े देते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी
और रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी वसूलते थे, उन्हें लूट भी लेते थे। आगे यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैप पे हम इसको दिखाएंगे भी। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। इस मैप पे भी दिखाया गया और मैंने आपको दिखाया भी था मैप पे, ठीक है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य के गुजरते वक्त लुटेरों और आक्रमणकारियों से क्या करते थे, सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट, ठीक है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस चीज को समझना होगा। जो सिल्क रूट था पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण, ठीक है। तो हमारे यहाँ कुषाण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे सिल्क रूट के मामले में, और उन्होंने ही सिल्क रूट भारत से बनाया भी था। तो सिल्क रूट का अगर पूछा जाए ये किसकी देन है भारत में, तो कुषाण राजाओं की देन है, क्योंकि वो चीन से खुद आए थे और उससे इस कला से परिचित थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तो कुषाणों के दो शक्तिशाली केंद्र कौन थे, मैंने इसकी पिछली क्लास में बताया भी था, एक पेशावर और दूसरा मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रोड की एक जो है शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक पहुंचती थी, मतलब बंदरगाहों तक पहुंचती थी, जैसा आपने मैप में देखा है, या आप मैप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो इस सिल्क रूट का जो क्षेत्र था, ये आप इसको बार बार देखिए किसके समय में हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। कुषाणों के समय में ही जो है सिल्क रूट का विकास हुआ है। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप पे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। भी नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले बिम कंडिफिसस नामक राजा ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, और सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजवंश कौन था, कुषाण थे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, सिल्क रोड पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। तो जो व्यापारी थे वो इनका जो है प्रयोग करते थे, खास करके सोने का प्रयोग किया करते थे, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुद्ध जो है, जब बौद्ध धर्म का विकास किया गया हमारे देश में, बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है बन के उभरे वो, लेकिन बौद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापित तो कर दिया, लेकिन उसका प्रचार नहीं कर पाई। तो बौद्ध धर्म का प्रचार किन शासकों ने किया और इसको भारत से बाहर किया? पूरे आज करीब 22 देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ और किन राजाओं ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में देखते हैं। उसमें सबसे पहला स्थान अशोक का आता है, फिर कुषाण राजा कनिष्क का नाम आता है। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में भी की गई थी, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो एक अशोक ने किया है और एक कनिष्क ने किया है, यह बात याद रखना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का जो है क्या किया था, गठन किया था, बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। इन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी थी जो है कनिष्क के दरबार में रहते हुए। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था। तो ये लोग आए थे और संस्कृत लिखना भी ये लोग जान गए। यहाँ आगे लिखा हुआ है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। याद रखना, हमारे यहाँ महायान शाखा का उदय कब हुआ, तो कुषाणों के समय में हुआ था, जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, तब बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, ठीक है। तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से होती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। तो याद रखना, मूर्ति कला के दो केंद्रों का विकास कुषाण काल में हुआ। पहला कौन सा, तो पहला जो हुआ था उसको हम कहते हैं कौन सा, मथुरा मूर्ति कला केंद्र, और दूसरा
तक्षशिला जो है गंधार मूर्तिकला केंद्र का विकास किस काल में हुआ? तो ये बात याद रखना, ये जो है आपका कुषाण काल में हुआ। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और यह पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। तो बोधिसत्व की पूजा जो है इन सब देशों में आज भी की जाती है। यहाँ पर एक जो है सांची के स्तूप की मूर्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ये भी याद रखना, ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। यहाँ एक वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई थी। तो बुद्ध को जो है ज्ञान जो प्राप्त हुआ था बौद्ध वृक्ष के नीचे, उसी को यह मूर्ति बना करके यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं, जैसे आपका कार्ले की गुफा, जैसे आपका जो है अजंता की गुफा, जैसे एलोरा की गुफाओं का निर्माण इस काल में किया गया धीरे धीरे करके, और वहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। आगे है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों, याद रखना व्यापारी लोग भी गुफाओं का निर्माण करते थे, स्तूपों का निर्माण कराते थे, और आज भी बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया भी है, तथा कृषकों द्वारा। तो कृषक भी कभी कभी जो है बड़े बड़े कृषक भी इन सब काम में अपना योगदान देते थे। इसमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई हैं। तो ठीक है, जैसे आप ये मैप देख समझ सकिएगा, जैसे ये पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में पुणे से लेकर नासिक तक, यहाँ तक जो है पहाड़ों को काट के बनाई गई हैं। गुफाओं का निर्माण यहाँ बहुत ज्यादा किया गया है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए भी रुकते थे, तो व्यापारी लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। आगे बढ़ते हम लोग। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। तो याद रखना, इन देशों में आज भी जो है बौद्ध धर्म को माना जाता है, जिसमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में ये पूर्ण रूप से बौद्ध कंट्री के रूप में आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है हमारे देश के शासकों का योगदान ही इसमें रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अधिक मिलता है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा मैप देख लेते हैं। यहाँ एक दिया गया है, मैप के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा है, और जो दाईं ओर है तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की एक प्रतिमा है। इन दोनों के अंतर क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुद्ध की मूर्ति बनी है ये गंधार में बनी है और ये मथुरा में बनी है। आप देख सकते हैं कपड़ों को यहाँ दिखाया गया है, ये ध्यान मुद्रा में, जिस मुद्रा में बुद्ध ने उपदेश दिया था उस मुद्रा में इन्होंने बैठ करके जो है ये मूर्ति बनाई गई है मथुरा में। ठीक है, और इनके जो है जैसे भगवान के पीछे वो होता है मंडल होता है, वैसे यहाँ पे भी बनाया गया है। जबकि जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर गंधार में फेस तो बुद्ध का लगा दिया गया है, बाकी जो चीजें थी वो आप देख सकते हैं ये अपोलो देवता, जो यूनानी देवता थे अपोलो, उनके प्रभाव को दिखाया गया है। तो आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि जो गंधार कला है उस पर यूनानी प्रभाव था, लेकिन यहाँ पर ये स्वदेशी प्रभाव के तहत बनाई गई है। तो बुद्ध के आप देखिए फेस को देख सकते हैं और यहाँ पर उनके कपड़े को देख सकते हैं, हाथ की मूवमेंट को देख सकते हैं। तो ये जो है मथुरा की कला का विशेषता है। लेकिन यहाँ की जो मूर्ति कला विशेषता है, आप देखिए यहाँ पर इनको जो है आभूषण भी पहना दिया गया है और इनको जो है एक कोट पहना दिया गया है। पीछे से आप देखिए कोट पहना दिया गया है, किसको? तो ये पहनाया गया है बुद्ध को। तो बुद्ध कोट पहने तो एक्सेप्ट कोई करेगा नहीं, तो इसीलिए याद रखना कि गंधार में क्या हुआ कि फेस तो बुद्ध का लगा दिया गया, लेकिन चीजें पीछे जो नीचे की चीजें थी वो कहीं ना कहीं जो है यूनानी प्रभाव को दर्शाती हैं। इसी को इस मैप पे बता करके समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्री की जिज्ञासा क्या हो सकती है? कोई भी, आप लोग भी जब कहीं घूमने जाते हैं तो आपकी भी जिज्ञासा रहती है किसी चीज को जानने की, कोई चीजें है क्या, कैसे है, तो उसके बारे में एक जिज्ञासा होती है। तो लिखा हुआ है
व्यापारी काफिलों, काफिला मतलब होता है जब ग्रुप पे जाते तो उन्हें काफिला कहते हैं। तो काफिलों में और जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा करते थे। तो जब व्यापारी लोग जाते थे या जो है व्यापार करने के लिए, तो उनके साथ तीर्थयात्री भी चले जाते थे और दूसरे देशों में जा करके वो जो है इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तो तीर्थयात्री उन्हीं को हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आगे, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। किसके समय में आया था? तो आपको पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। हुएनसांग 1400 साल पहले आया था और उसके करीब 50 साल बाद इसिंग आया। वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों मठों में इन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा। उनकी किताबों के बारे में जो है आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाहियान चीन वापस कैसे लौटा? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब यह भारत आया था तो इसने एक किताब लिखा था, फो क्यों की। किताब को नोट कर लीजिएगा, फो क्यों की। ये किताब किसकी है? तो ये जो है आपका फाहियान की पुस्तक है। ठीक है, और इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में क्या स्थिति थी। और इसी ने बताया था कि भारत में लोग ताले नहीं लगाते थे, खासकर उज्जैन के क्षेत्र में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। तो उसने उज्जैन का उल्लेख किया और कहा था मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। ठीक है, फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को भी फेंक दिया। वह अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिसे उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। ठीक है, तो यह फाहियान के ने बताया था, उसी को यहाँ पर उसके एक अंश को यहाँ रखा गया है। लिखा है, समुद्र असीम है। असीम मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। तो अगर सूर्य, तारा और चांद ना हो तो दिशाओं का ज्ञान समुद्र में लगाना आसान नहीं है, क्योंकि मिट्टी वहां है ही नहीं। वहां दिशा का ज्ञान कैसे लगाएंगे? तो इन्हीं 3 के माध्यम से लगाया जाता है, वही वो बता रहा है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के लिए के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। जावा कहाँ है? ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो चीन पहुंचने का फाहियान का एक यहाँ पर बताया गया है। तो बंगाल की खाड़ी के रास्ते से वो जो है चीन गया था, दक्षिण चीन सागर होते हुए। ठीक है, मलक्का जल संधि होते हुए ही वो वहां पर पहुंचा था। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ एक रोचक जानकारी दी गई है। अब बात कर लेते हैं ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग याद रखना, भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से अधिक पांडुलिपियां एकत्र की। उन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। ठीक है, तो याद रखना, जो यात्रा विवरण उसने लिखा था उस पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। तो सी यू की ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो यह है ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है, ये भी याद रखना। और दूसरा, इसका हिंदी का रूपांतर करें तो सी युकी का मतलब होता है क्या? तो सी युकी का मतलब होता है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की खोज। ठीक है, आगे देते हैं। उन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। ठीक है,
अपने जीवन का काफी बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया जब लेकर के गया। तो एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, मैं मैप के थ्रू बता देता हूँ। जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, तो फाहियान बंगाल से यात्रा करके समुद्री रास्ते से चीन गया, लेकिन हुएनसांग पर्वतीय क्षेत्रों से चीन गया था, ये बात याद रखना। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हुएनसांग किस रास्ते गया, तो उत्तर पश्चिमी मध्य एशिया होके गया था, और फाहियान जो है समुद्र के रास्ते चीन गया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो आपसे खुदा न खास्ता पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो नालंदा में पढ़ाई किसने किया था? हुएनसांग ने किया था, फाहियान ने नहीं किया था। याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। फाहियान के समय में ये विश्वविद्यालय बना ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के समय में बनाया गया, खास करके किसी समय कुमार गुप्त के समय में। और फाहियान आया कब था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ लिखा है हुएनसांग तथा अन्य या तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। तो नालंदा के बारे में क्या लिखा है, यह एक रोचक तथ्य दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बताया है कि यहाँ के शिक्षक योग्य और बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त थे, उन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध लोगों को एक दूसरे की मदद करते थे, ठीक है। तो उसी के बारे में रोचक कहानी दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे, ठीक है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से प्रारंभ हुई। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भी भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंच नीच कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सब भक्ति का पालन कर सकता था। आगे बढ़ते हम लोग। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है, आगे बताया जाएगा अध्याय 11 में। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया, ठीक है, भक्ति चीज का। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। तो आडंबर जो होता था, कर्मकांड होता था, पूजा पद्धति को ये लोग भक्ति के मार्ग लोग नहीं अपनाते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसे भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियों का निर्माण करने लगे, खूबसूरत मूर्तियों का। आप यह देख सकते हैं, एक मूर्ति यहाँ बनाई गई है। यह मूर्ति जो है विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है, इसी को यहाँ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि विष्णु के रूप में, वराह के रूप में विष्णु, ये एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। इसमें वराह अवतार को दिखाया गया है। और वराह अवतार क्या था? तो पुराणों के अनुसार जब जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ जो है पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि वराह अवतार पूछा जा सकता है, एग्जाम में आया हुआ भी है कि जो है वराह अवतार में जो है विष्णु ने क्या किया था, तो पृथ्वी को बचाया था। और ये अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में। और वराह अवतार की मूर्ति कहाँ पाई गई है? मध्य प्रदेश के एरण में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप इस मूर्ति को यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के
भंग का एक हिस्सा होता है। तो ये उसी की एक परिभाषा, सटीक परिभाषा यहाँ दी गई है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। आगे यहाँ लिखा है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। ठीक है, आगे मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 11वें अध्याय में। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। तो याद रखना, भक्ति परंपरा में के बाद जब चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का क्षेत्र आया, तब भक्ति आंदोलन पूरे देश में फैलता चला गया और लोगों तक पहुंच गया। हिंदू शब्द कहाँ से आया है? तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। तो सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदू कहा था। किसने कहा था? अरबों और ईरानियों ने कहा था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त होता था। ठीक है, तो हिंदू शब्द कहाँ से आया है? याद रखना, इंडिया की तरह ही वो भी आया है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म जो कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। ठीक है, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, तो आज भी प्यार और विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। तो बाइबिल इनका प्रमुख ग्रंथ है। किसका? ईसाइयों का। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, इस अंश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो चीजें थी इसमें मैंने वो बता दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। कहीं कुछ डाउट लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो आप लोग इसको जो है पूछिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये क्लास एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है, हिस्ट्री में। नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य कौन कौन से उत्पन्न हुए थे प्राचीन काल में, हम उसके बारे में देखते हैं। यहाँ एक कहानी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, क्या बताती है प्रशस्तियाँ? प्रशस्तियाँ मतलब होता है कि जो अभिलेख होते हैं उन पर राजा अपनी उपाधियाँ, राजा अपनी प्रशंसा और राजा अपनी विजयों का उल्लेख करते थे। तो उसी के बारे में बताया गया है प्रशस्तियाँ। ठीक है, लिखा है कि दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार कवि व मंत्री हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। याद रखना, इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ है और इसी स्तंभ पर एक नहीं, अशोक के स्तंभ पर इस पर जो है 4 राजाओं के नाम लिखे हैं, समुद्रगुप्त, अशोक और अकबर और किसका? तो ये है आपका जहांगीर का। तो अशोक स्तंभ को लगाया गया इलाहाबाद के लाल किले में लाके लगाया था कौशाम्बी से। किसने? अकबर ने लगाया था। अकबर के समय में वो झुक गया था। तो उसी पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी हुई है। तो याद रखना, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी रचना किया किसने था? तो इसकी रचना किया था हरिशेन ने। हरिशेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और मंत्री था, और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये बात याद रखना। और याद रखना, ये भी याद रखना कि जो इलाहाबाद स्तंभ है अशोक का, उस पर 4 राजाओं के नाम लिखे हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लिखा है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा होता है। तो प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है, और प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे जो है 8 वाले अध्याय में जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बताया गया था, तो गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। तो याद रखना, प्रशस्ति में इसमें क्या लिखा गया? तो समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे हरिशेन, मंत्री भी थे, इन्होंने समुद्रगुप्त के प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा और बताया कि समुद्रगुप्त जो है उत्तर से दक्षिण भारत के सभी राजाओं को पराजित किया। इसीलिए याद रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ। आओ देखें,
समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें यह बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो याद रखना, जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा अनेक प्रकार से की, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य के अंश नीचे दिया गया है, अभी उसको हम देख लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी वो प्रशंसा में लिखी जाती थी, और इसमें राजा की बुराइयों को नहीं लिखते थे, राजा के केवल अच्छाइयों को लिखा जाता था। तो इसका मतलब है, कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि राजा की अच्छाइयों को लिखने का मतलब यह है कि आप जो है राजा के स्वामी भक्ति में काम कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में, यह प्रयाग प्रशस्ति का एक लाइन दी गई है। यहाँ पे लिखा है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भर जाने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो मतलब एक योद्धा के रूप में उसका व्याख्या किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक योद्धा के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है, अगर तुम मानचित्र 7 में जो है गौर से देखोगे तो कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी दिखेंगे। आगे भी नीचे मैप आ रहा है, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा। लिखा है, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बताया गया है। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन करते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति में हरिश्चंद्र ने समुद्रगुप्त की नीतियों का उल्लेख किया है। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानचित्र में हरे रंग का अर्थ है आर्यावत। यह उन 9 राजाओं का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब पहले हरे रंग वाले मैप को हम देखते हैं और यह भी देखते हैं कि उसे आर्यावत किसे कहते हैं और यहाँ के 9 राजाओं को किसने पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। आप इस मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं। ये है जो हरे रंग का है, इस क्षेत्र को आर्यावत कहते हैं, ठीक है। और यहाँ के 9 राजाओं को पराजित किसने किया था। तो समुद्रगुप्त ने किया था। उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा लिखा है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 राजा शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति दे दी, ठीक है। अब गौर करना, जो आप मैप पे यहाँ देखो, जो दक्षिण का क्षेत्र है आपका, जैसे आप देख सकते हैं ये अमरावती हो गया और ये रेड कलर के सब यहाँ जनजातियों का क्षेत्र था पूरा। तो इस पूरे क्षेत्र पर जो है 12 राजाओं को पराजित किया। आर्यावत के 9 राजाओं को, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। लेकिन इनको फिर उनके राज्य को वापस कर दिया जीतने के बाद। केवल इनसे कर लेना चाहा और कर लेने के बदले सारा राज्य वापस कर दिया इनको। क्यों किया? क्योंकि पाटलिपुत्र से इस पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में शासन करना आसान नहीं है और युद्ध का मतलब था कर को प्राप्त करना। तो समुद्रगुप्त ने जीतने के बाद इनसे कर प्राप्त कर लिया और हर वर्ष कर प्राप्त करता था और इनके राज्य को वापस कर दिया, किसी राजा की हत्या नहीं किया। तो याद रखना, समुद्रगुप्त ने उत्तर से दक्षिण के सभी राजाओं को पराजित किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को हम कहते हैं भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्यावत उत्तर के कितने राजाओं को पराजित किया। मैं बार बार बता रहा हूँ 9, और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को उसने पराजित किया था। फिर तीसरा क्या लिख रहा है? तीसरा है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ जो है आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। मतलब वो एक तरह से मित्रवत व्यवहार करते थे। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये लोग मित्रवत व्यवहार करने वाले लोग थे, ठीक है। चाहे वो आपका जो है ये नेपाल हो, चाहे जो है आपका बंगाल हो, ये पूरा क्षेत्र जो है मित्रवत व्यवहार करता था। किसके साथ? तो ये समुद्रगुप्त के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाले राजा थे।
इसके बाद लिखा है बाह्य शासक के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है उन्हें संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनके साथ किया था। तो बाकी जो बाहर के इलाके हैं वो है आपके कौन से, तो आप ये देख सकते हैं जो बाहर के इलाके हैं ये सब अलग हैं। ठीक है, तो सबको अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है और श्रीलंका भी इसी में शामिल है जो है, याद रखना। तो ये आंतरिक राज्य हैं और ये बाह्य राज्य हैं और ये आर्यावर्त है। संकेत में तीनों चीज को यहाँ दिखा दिया गया है। तो समुद्रगुप्त ने इन्हीं सब राज्यों की विजय की थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ लिखा है मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन पाटलिपुत्र पटना ढूंढो, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पाटलिपुत्र पटना है, उज्जैन है, ठीक है, प्रयाग है, ये सब महत्वपूर्ण केंद्र थे। किसके? ये सब केंद्र थे गुप्त काल में। फिर लिखा है आर्यावर्त और तथा दक्षिणावर्त के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। ठीक है, तो अभी व्यवहार में क्या अंतर था अभी मैंने आपको बता दिया। इन पर अधिकार करने के बाद इनके राज्य पर प्रत्यक्ष शासन किया और इनके राज्य पर अप्रत्यक्ष शासन किया, केवल कर लेकर के इनको छोड़ दिया गया, जबकि इस पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण मैप के माध्यम से बताया गया है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है वंशावलियां। ठीक है, उससे पहले यहाँ एक और चीज दिया गया था सिक्कों के बारे में। यहाँ पर देखिए आप बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त का ये सोने का सिक्का है, बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो अगर पूछा जाए कि बीड़ा प्रकार के सिक्के कौन जारी किया था, तो समुद्रगुप्त ने जारी किया था, क्योंकि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाना अच्छा लगता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है वंशावलियां। वंशावलियां क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की थी और पिता चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, आगे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया। ठीक है, तो पहले जो राजा थे वो महाराजा की उपाधि लेते थे, फिर इसके बाद महाराजा अधिराज की उपाधि लेने लगे, फिर विक्रमादित्य की उपाधि इसके पिता ने लिया, इसके बेटे ने लिया समुद्रगुप्त के। तो कहने का मतलब यह है कि सब लोगों ने जो है अलग अलग उपाधियां ली। इन उपाधियों के माध्यम से यह पता चलता है कि राजा कितना महान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह लिखा है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची में भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। उनमें से कुछ के बारे में अध्याय जो है 10 में जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब है कि समुद्रगुप्त का जो बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसी के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये उसी के बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा जो है उसने पश्चिम भारत में शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया था। यहाँ पे लिया है विक्रमादित्य क्या है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में है विक्रम संवत। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक रूप में इस संवत की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो जानकारी हमें मिलती है। तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। ठीक है, और यह भी याद रखना शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में हुई थी, जबकि जो है विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। और दोनों में अंतर कितना है, 135 वर्षों का अंतर है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र। अब हम लोग हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र के बारे में पता करेंगे। लिखा है जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसी ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी थी। तो याद रखना बाणभट्ट किसके दरबार में थे,
तो हर्ष के दरबार में थे और इन्होंने जो है उनकी जीवनी लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावलियां देते हुए उनके राजा बने तक का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में तुमने मतलब पढ़ा है, काफी समय तक हर्ष के दरबार में थे। तो आपसे पूछा भी जाता है कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो वो किसके समय में आया था? हर्ष के समय में भारत आया था और उसने हर्ष के शासन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। थानेसर कहाँ है? हरियाणा में है। जो है इनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, शशांक ने मार डाला था, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया था। तो कन्नौज को भी राजधानी किसने बनाया था? हर्ष ने बनाया था। मगध और संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितना सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, अर्थात पराजित किया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नर्मदा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना ये हर्ष के बीच में हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच की जो साम्राज्य की सीमा थी वो किस नदी को मान लिया गया? तो वो नर्मदा नदी को मान लिया गया। नर्मदा के उत्तर में जो है हर्ष का शासन था और राजधानी कन्नौज थी, और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था जो कर्नाटक के बादामी में शासन करता था। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। ठीक है, तो इस काल में पल्लव, जिस समय उत्तर भारत में हर्ष शासन कर रहे थे उसी समय दक्षिण में पल्लव राजवंश शासन कर रहा था। आप इस मैप के माध्यम पहले समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर पल्लव राजवंश था और इनकी दो राजधानियां थी, एक कांचीपुरम और एक है जो है महाबलीपुरम। तो कांचीपुरम महाबलीपुरम के क्षेत्र में जो शासन कौन करते थे? तो ये पल्लव शासन करते थे, पल्लव राजाओं ने शासन किया है। और जो आपका कर्नाटक का क्षेत्र है उसी समय चालुक्य राजाओं ने शासन किया था। तो इस क्षेत्र में चालुक्य राजा थे। तो हम जब मैप के माध्यम से पढ़ते हैं और जब हम मैप समझ लेते हैं कि कौन सा राजवंश शासन कहाँ करता था तो चीजें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों तक से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। तो अभी जो मैंने मैप समझाया आपको, तो इस क्षेत्र में चालुक्य थे और यहाँ पर पल्लव थे। ठीक है, और एक ही समय में चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। याद रखना इनकी राजधानी क्या थी? एहोल थी। और पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। ठीक है, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जैसा मैप पे भी दिखाया गया था। तो ये व्यापारिक केंद्र भी था, ये भी याद रखना। आप यहाँ मैप पे पहले इस चीज को अच्छे से एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये वाला क्षेत्र है चालुक्यों का, आप ये देखो एहोल राजधानी है, और ये है पल्लवों का क्षेत्र है और ये राजधानी है कांचीपुरम महाबलीपुरम। तो ये दोनों क्षेत्र पल्लव का है राजधानी के रूप में और ये चालुक्यों का है। तो ये व्यापारिक केंद्र भी था, यहाँ से व्यापार भी होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि चालुक्यों की राजधानी थी। आगे लिखा है पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मतलब दोनों के बीच में आपस में युद्ध होता था। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शासन शहर थे। आगे लिखा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में हमें दरबारी कवि, याद रखना पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी वैसे पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख था। उस अभिलेख का नाम था एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था और ये लिखा किसने था? रविकृत द्वारा। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि राजकवि कौन था? रविकृत था। और इसी ने जो है इस एहोल जो है अभिलेख की रचना की थी जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों के बारे में बताया था, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आगे ये भी लिखा है कि इसके पूर्वजों, खासकर इसके 4 पीढ़ियों के बारे में भी इसमें बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला हुआ था,
अपने पिता से नहीं, अपने चाचा से इस राज्य मिला हुआ था, यह भी याद रखना। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, इसने हर्ष को भी पराजित किया था। और यहाँ याद रखना एहोल अभिलेख इसी का है जो इसके राजकवि रविकृत ने लिखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है रविकृत के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। तो याद रखना ये मैप है, तो ये पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों पर उसने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। तो हर्ष को भी रोक दिया, कहाँ पर? नर्मदा नदी के पास। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब कि वो आनंदमय नहीं रहा, दुखी हो गया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो जिस समय चालुक्यों का पुलकेशिन यहाँ था तो उसने पराजित करके पल्लव को भी पराजित कर दिया। आगे लिखा हुआ है पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों और चोलों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना राष्ट्रकूटों ने और किसने? चोलों ने इन्हें पराजित कर दिया। कैसे, ये भी समझ लीजिएगा। तो आप ये मैप समझिए, जहां पे चालुक्य थे वहां पर राष्ट्रकूट आ गए पराजित करके, और जहां पल्लव थे वहां चोल आ गए इनको पराजित करके, ठीक है। तो ये दोनों राज्य अपने आप क्या हो गए, जो है लड़ाइयों में हार गए और कमजोर हो गए। बाद में इन लोगों ने क्या किया, उनको पराजित करके और एक नए नए राजवंश की स्थापना कर दी। ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है। तो लिखा है कि पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण था। याद रखना पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर कौन था? भूमिकर था, ये याद रखना। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसा कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य जो है न्याय अधिकारी था। तो हरिशेन के पिता भी अधिकारी थे, इसलिए हरिशेन भी अधिकारी मिल गया, आनुवंशिक रूप से उसको पद प्राप्त हो गया। ऐसे ही प्रशासनिक व्यवस्था उस समय चलती थी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा आमत अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संघ विग्रही मतलब होता है विदेश मंत्री, ठीक है, और युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो एक ही व्यक्ति कई तरह के मंत्री बन सकते थे। इसके अलावा संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला भी होता था। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होते थे उनका भी प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर जो साहूकार होते थे, शहर का व्यापारी सारतवा यानी व्यापारियों काफिले का नेता जो है, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार और कायस्थों यानी शिल्पियों के प्रधान जैसे लोग भी बड़े बड़े पद पाते थे। तो इनका भी प्रशासन में अपना अपना योगदान होता था। आगे लिखा है इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें जो है कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो जब किसी का प्रभाव बढ़ जाता था तो वो अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लेता था, ठीक है। यहाँ लिखा है एक नए प्रकार की सेना। तो नए प्रकार की सेना उस समय कैसी थी? तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें वेतन नहीं मिलता था, बल्कि वेतन के बदले इन्हें भूमि दी जाती थी। तो भूमि का एक टुकड़ा दे दिया गया, अब इसी क्षेत्र में अपना वो खेती करें चाहे जो करें, उसका पैसा उनको आराम से मिल जाता था और उसी के बदले वो अपना वो खर्च चलाते थे, ठीक है। दी गई भूमि से वो एक कर वसूलते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। तो जो भूमि दी जाती थी उसी से वो कर वसूलते थे और अपना जो है खर्च चलाते थे। सेना का भी खर्च, छोटी छोटी सेनाओं का खर्च चलाते थे। साथ ही
वह इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति जो है सामंत कहलाते थे, तो उन्हें हम सामंत कहते थे। जैसे एक राजा है और राजा के बाद बहुत सारे मंत्री हैं और मंत्री के नीचे छोटे छोटे जो राज्य के मुखिया होते थे उन्हीं को सामंत कहा जाता था। उन्हें भूमि दान दी जाती थी और उसी के बदले अपना खर्च चलाते थे। यहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो जैसे ही केंद्र में राजा कमजोर होते थे वैसे सामंत लोग क्या हो जाते थे, स्वतंत्र होने की पूरी कोशिश करते थे और अपना एक अलग राज्य स्थापित करने का प्रयास करते थे। यहाँ लिखा है दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे होती थी। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। तो पल्लव काल में सभा होता था जिसमें ब्राह्मण भूस्वामी लोग होते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पर उर नामक जो है ग्राम सभा होने की बात कही गई है। तो उर नामक भी एक ग्राम सभा होती थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पल्लव काल में अब दक्षिण भारत में उर क्या होता है, तो ग्राम सभा होती है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। तो पूछा जाएगा नगरम क्या है, तो व्यापारियों के संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें उस समय थी और इन्हीं के माध्यम से शासन व्यवस्था दक्षिण भारत की चल रही थी। आगे लिखा है उस जमाने में आम लोग कैसे थे। तो उस जमाने में आम लोग मतलब कि आम जनता कैसी थी, तो यहाँ लिखा हुआ है जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण को देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। और कालिदास किसके समय में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में थे। ये भी आपको याद रखना है कि कालिदास किसके समय में शासन करते थे। ठीक है, लिखा है इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो राजा और आम ब्राह्मण जो होते थे वो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। तो उस समय प्राकृत भाषा थी, लोग उसी को बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी थी। तो याद रखना ये नाटक लिखा किसने था, एक कालिदास ने लिखा था। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। इस पूरे नाटक में उसमें ये बताया गया है। यहाँ पर एक मछुआरे की एक अंगूठी को मिली थी, ये शकुंतला और अब जो दुष्यंत थे उन्हीं की कहानी का एक छोटा सा पाठ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भाई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है चीनी यात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया। जब फाहियान आया था तो उसने उन लोगों के बारे में भी बताया है जो समाज के निम्न वर्ग थे। तो लिख रहा है जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वह लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। मतलब कि जब ये गांव प्रवेश करते थे तो पहले लकड़ी के से चोट करते थे, मतलब आवाज देते थे कि अब हम निम्न वर्ग के लोग आ रहे हैं, अब आप लोग जो है हमको मत देखिएगा, हम अछूते हैं। ठीक है, यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। ठीक है, तो मतलब यह है कि निम्न वर्ग के लोग जब आते थे नगरों में बाजार के भीतर तो उनको आगाह करना पड़ता था कि अब निम्न वर्ग के लोग आ रहे हैं तो उच्च वर्ग के लोग हट जाएं, उनको जो है किसी तरह का संपर्क ना होने पाए। तो ऐसी जो है कुरीतियां हमारे समाज में थी जो हमारे किसी भी तरह से ये मान्य नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही जो है दयनीय स्थिति थी हमारे देश की और ये जो है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। ये जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो ये किसने किया है, तो ये बाणभट्ट ने किया है। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि राजा की सेना कैसे जनता के बीच में जाती थी। एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। लिखा है राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन जो है, असबाब, सोने के पायदान, खाने पीने के सामान, ठीक है, आदि जो है
ये सब चीज़ें साथ लेके चलते थे। मतलब एक कहानी है कि राजा कभी युद्ध करने जाते थे तो उनको हर चीज़ को साथ लेकर के चलना पड़ता था। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इस चैप्टर में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दिया है पूरा। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अंतिम चैप्टर की ओर। ये क्लास 6 जो है एनसीईआरटी का 10वां जो है और अंतिम अध्याय है, इमारतें, चित्र और किताबें। मतलब ये कि उस काल में, प्राचीन काल में कौन कौन सी इमारतें बनी जो हमें इतिहास के बारे में बताती हैं, चित्र कौन कौन से बने और कौन कौन सी किताबें लिखी गई जो हमें इतिहास की ओर इशारा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लौह स्तंभ के बारे में बताया गया है। उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं धातु विज्ञान किसे कहते हैं। तो धातु विज्ञान उसे कहते हैं कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी आगे उदाहरण बताऊंगा तो आपको जान के आश्चर्य होगा। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। ठीक है, ऐसा किसने कहा? तो पुरातत्वविदों ने बताया खुदाई में हड़प्पावासी, और हड़प्पावासियों ने क्या किया था? एक कांसा बनाया था। किसके माध्यम से? तांबा और टीन को गला करके। ठीक है, तो लिखा है उन्होंने तांबे और टीन को मिला करके कांसा बनाया। तो ये विज्ञान किसको पता था? हड़प्पावासियों को पता था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से जुड़े थे, अर्थात वैदिक काल के लोग किससे जुड़े हुए थे? लोहे से, और लोहे की खोज कर लिया था। लिखा है भारत अत्यंत विकसित जो है किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, इस सब के लोहे के बारे में आप लोग ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ एक पहले लौह स्तंभ के बारे में बता देता हूँ। यह लौह स्तंभ कहा जाता है कि ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। इस पे चंद्र नाम लिखा हुआ है। ये दिल्ली में लाल जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बगल में ये बिल्कुल स्थित है। बिल्कुल रेड कलर का लाल देखो अब दिख रहा है ये, और आप समझ सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय से लगाया गया है। खुले आसमान के नीचे है और आज तक इसमें जंग लग के खराब नहीं हुआ है। तो ऐसा एक कौन सा लोहा था जो आज भी उसी रूप में बना हुआ है, उसी रूप में जाना जाता है, और लगभग 3 टन का, ये 3 टन से ज़्यादा ये जो है ये काफ़ी भारी है। तो यहाँ लिखा भी है कि दिल्ली मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ स्थानीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी लंबाई 7.2 और वजन 3 टन से अधिक, देखो आ गया ना, 3 टन से अधिक है। इसका निर्माण लगभग जो है 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। इसमें एक अभिलेख लिखा हुआ है, उसी में मिलती है, जिसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है। तो चंद्र कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में इशारा किया जाता है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उस काल में बहुत समृद्ध कला रही होगी, बहुत समृद्ध विज्ञान रहा होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ लिखा है पत्थरों और ईंटों की इमारतें। पत्थरों और ईंटों की इमारतें कैसे बनी? तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे, जैसे दांत, आगे समझाता हूँ अभी मैं, जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई जो है कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। ठीक है, इसे धातु मंजूसा भी कहते थे। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद में के काल में यह गुंबदानुमा ढांचे के रूप में इसे तराश करके और पत्थरों से ढक दिया गया। आप ये देख सकते हैं, यह स्तूप है, सांची का स्तूप है। यह सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने बनवाया था। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और ये जो है कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, बिंद पहाड़ी पर है। ठीक है, इसके बारे में पहले आप ध्यान से देखिएगा। जो ये आगे बना हुआ है इसे तोरण द्वार कहते हैं। ये तोरण द्वार है, इसी को गेट कहते हैं। ये तोरण द्वार है। ये जो बना हुआ है ये आपका क्या है? तो ये आपका जो है बाउंड्री है। इस बाउंड्री को वेदिका कहते हैं, ठीक है। और जो ये ईंट पत्थर का आपको दिख रहा है इसी को स्तूप कहते हैं। और स्तूप के ऊपर आप देख सकते हैं ये 3 छत्रक लगे हुए हैं, ठीक है। ये 3 छत्रक बने हुए हैं और इसी पे ये हर्मिका होती थी, जिसे धातु मंजूसा कहा गया है। और इसी में बुद्ध और बुद्ध के जीवन से जुड़ी
चीज़ों को इसी में रख दिया जाता था, चाहे बुद्ध का दांत हो, हड्डी हो, राख हो, और इसी की पूजा की जाती थी। तो इसी स्तूप के किनारे किनारे लोग चक्कर लगा करके इसकी पूजा करते थे। तो स्तूपों की पूजा की जाती थी, और स्तूप बौद्ध धर्म में एक तरह के जो है मंदिर की तरह होते हैं, ये बात याद रखना। पवित्र स्थान इनको माना जाता है, ठीक है। और याद रखना, इन वेदिकाओं पे जो है ये जो बनी है, इन पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को भी यहाँ उकेरा गया है, दिखाया गया है, ठीक है। अब आप खुद देखो कि चित्रकारी देखो, कितनी महीन चित्रकारियां इसमें की गई हैं, और मूर्ति कला की गई है, कितना मूर्ति को इसमें छोटी छोटी मूर्तियों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक कलाकारियां यहाँ पर की गई है तोरण द्वार में। तो उस समय की कला जो है, उस समय का विज्ञान काफी समृद्ध था। यहाँ लिखा है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार जो है पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो याद रखना, ये जो बिल्डिंग दिख रही है और ये है आपका बाउंड्री है, इसी के बीच में, जैसे मान लीजिए स्तूप है और ये बाउंड्री है, तो बीच में घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। जिससे आप लोग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में भगवान के किनारे किनारे आप घूम करके उनकी परिक्रमा करते हैं, तो प्रदक्षिणा पथ उसे कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। यही वेदिका हो गया। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, जो भी मैंने आपसे बताया है। आप देखिए कितनी छोटी छोटी बारीक में यहाँ पर चीजों को अच्छे से सजाया गया है, ठीक है। अमरावती, अमरावती को ढूंढो। तो अमरावती कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्तूप पाया गया था, ठीक है। यहाँ लिखा है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ पर? अमरावती में। और अमरावती स्तूप याद रखना, ये संगमरमर का बना हुआ था, जो 200 साल पहले इस स्तूप को जो है वहाँ चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनाई गई गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाएं मूर्तियों और चित्रों को सजाया जाता था, ठीक है। जैसे आपका अजंता एलोरा हो गया। आगे है, इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, ठीक है, जहां मुख्य देवता या देवियों की मूर्तियां रखी जाती थी। और पुरोहितों के अनुष्ठान के लिए या भक्तों के लिए उनके लिए क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था, और वो पवित्र स्थान माना जाता था। आगे लिखा है, भीतर गांव। भीतर गांव कहाँ पर है? तो ये भीतर गांव कानपुर में है। भीतर गांव का शिव मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गुप्त काल में बनवाया गया था, ये भी याद रखना। तो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है ये भीतर गांव का मंदिर है, ये बना हुआ है। और ये जो है लगभग 1500 साल पहले इसका निर्माण कराया गया। जबकि ये महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर बनाया गया है। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनाया गया है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे अलग अलग क्लास में जब पढ़ेंगे और मंदिर के निर्माण की कला बताऊंगा, तो यहाँ इसको मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई पर निर्माण किया जाता था, उसे हम शिखर कहते हैं। तो मंदिर कैसे बनते थे मैं आपको ये बता देता हूँ चित्र बना करके। यहाँ ये आपका जो है क्या होता था, एक चबूतरा होता था और इसके ऊपर मंदिर बनता था, तो उसे हम गर्भगृह कहते थे। और मंदिर के ऊपर शिखर बने होते थे ऐसे, और शिखरों के आगे ऐसे जो है अलग अलग मंडप होते थे। तो ये गर्भगृह हो गया, यहीं पे देवता की मूर्ति होती थी, और ये शिखर होता था जिसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके आगे मंडप, अर्धमंडप, मंडप होते थे, जिसमें भक्त लोग बैठ करके पूजा करते थे। और आगे सोपान होता था, सीढ़ी चढ़ करके लोग जाते थे। और इस शिखर के ऊपर एक जो है पताका लगी होती थी, जिसे जो है झंडा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, शिखर निर्माण के कार्य कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते, जो भी मैंने आपको बना के दिखाया है। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। तो महाबलीपुरम कहाँ है? तो याद रखना, महाबलीपुरम यहाँ है और ऐहोल यहाँ है। तो महाबलीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लो की राजधानी। और जो है ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी। मैंने आपको मैप पे वहां दिखा दिया था। यहाँ लिखा है, इन शहरों में किन शहरों में? महाबलीपुरम और ऐहोल में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है, उसी को बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये मंदिर जो है ये दुर्गा मंदिर है, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। तो दुर्गा मंदिर याद रखना, ये कहाँ है? ऐहोल में है, जो 1400 साल पहले बनवाया गया था। और ये किसने बनवाया था? चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। और जो ये मंदिर है आपका महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, ये पल्लो राजाओं ने बनवाया था। और उत्तर प्रदेश का भीतर गांव में गुप्त राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ भी अभी
बहुत कम जानकारी दी गई है। आगे जब क्लास में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी और मिलेगी। ठीक है, यहाँ लिखा है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। ठीक है, तो स्तूप और मंदिर किस तरह बनते थे। स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। तो राजा रानी ही बनवा सकते हैं मंदिर, और सबके बस की बात उस समय नहीं थी। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल होता था। तो इसका मतलब यह है कि मंदिर निर्माण करने के लिए पहले बहुत सारा काम करना पड़ता था। यहाँ पर दिया है कि एक जैन मंदिर है उड़ीसा में, जो पहाड़ी को खोद करके बनाया गया है, जैन भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आप देख सकते हैं एक पहाड़ी को पहले काटा गया है, इनमें कई गुफाओं का निर्माण किया गया है, और देखिए आगे पिलर भी लगे हुए हैं, और इसी में भिक्षु लोग रहते थे। तो इसमें गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि पत्थर हमेशा ठंडे रखते हैं। ठीक है, तो गर्मी इसमें नहीं लगती थी, और इसी में भिक्षु लोग निवास करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ लिखा है इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण, ठीक है, करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक जो है प्रवेश द्वार, तोरण द्वार को बनवाया था। तो लोग जैसे मंदिर बड़ा बना दिया गया। अब मंदिर में आजकल देखा होगा कई लोग घंटा बनवा देते हैं, कई लोग मंदिर में जो है कुछ और काम करा देते हैं। तो ऐसे ही लोगों ने अलग अलग काम करके मंदिर को और अच्छा बनाने का प्रयास किया। किसी कोई मन्नत मान पूरी हो गई तो लोग काम करते हैं। लिखा है इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई जो है स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, ठीक है, पर लिखे होते थे कि किसने कौन सा काम करवाया है। ठीक है, तो दीवारों पर लिखे जाते थे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कितने सारे लोगों के नाम वहां पे आप दे सकते हैं, सजावट दे सकते हैं। तो कहने मतलब है आज भी देखो आप बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं तो लोग दान देते हैं, मंदिर में कुछ नया चीज बनवा देते हैं। तो ऐसे प्राचीन काल में भी होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग चित्रकला की ओर। अब हम लोग चित्रकला के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, ये अजंता का चित्र है, गौतम बुद्ध का है। एक कमल का फूल लिए हुए हैं गौतम बुद्ध, और एक अजंता का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। ठीक है, तो चित्रकला की शुरुआत अगर कहा जाए व्यापक स्तर पर तो अजंता में मिलती है। अजंता कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, लिखा है यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इन मसाल मतलब आग जला करके इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी आज भी चमकदार हैं। ये रंग जो है रंग पेड़ पौधों और खनिजों के द्वारा बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय ये पेंटिंग की गई, उस समय पेंट कैसे होते बनते थे, रंग प्राकृतिक रंग होते थे, और आज भी इनकी बनावट में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, आप इस चित्र को देखिए ध्यान से। ये सब चित्रकारियां आप देखिए कितनी बारीक चित्रकारियां की गई हैं। ऐसी चित्रकारियां जो हैं प्राचीन काल में और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो विरासत है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों की दुनिया। तो लिखा हुआ है इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचनाएं हुई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो है शिल्पादिक्कम की रचना इलागो नाम के एक कवि ने की थी। क्वेश्चन पूछ रहता है कि इसकी रचना किसने किया था। इसमें जो है कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। पुहार क्या है, तो चोलों का बंदरगाह है। मैंने आपको आगे वाली क्लास में बताया था ऊपर वाले में। ठीक है, तो पुहार में रहता था। वह अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से
प्रेम करता था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़ करके मदुरै चले गए। मदुरै भी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। वहां पांड राजा के दरबारी जोहरी ने कोलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, तो ये कहानी दी गई है, एक बहुत रोचक कहानी है। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है कि कहानी कहाँ मिलती है। तो रोचक कहानी, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ एक और तमिल महाकाव्य है, मणिमेखलई, जो करीब 1400 साल पहले संत नार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोलम और माधवी की बेटी की कहानी है, मतलब कहानी को आगे बढ़ा दिया गया। ये रचनाएं कई सदियों पहले की खो गई हैं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ठीक है, तो उनको सजाया, मतलब उसको रखा गया है सजे करके। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, जिसमें पुराण शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां मिलती हैं। और याद रखना, पुराणों संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ये भी याद रखना, वायु पुराण से हमें गुप्त काल के, विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल, और मत्स्य पुराण से हमें जो है सातवाहन राजाओं की जानकारी मिलती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लेना। पुराणों की रचना उग्रश्रवा ने किया था, ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। तो पुराणों में देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां मिलती हैं। जैसे अधिकतर पुराण सरल और जो है संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे इन सभी सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुरानी मंदिरों में किया करते थे, जिसे जो है लोग सुनते थे। तो पहले भी और आज भी पुराणों का पाठ होता है। यहाँ लिखा है दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उल्लेख जो है पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए करना पड़ा। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास ने जो है लिखा था, संकलित, मतलब उसको संकलित किया था। लेकिन पुराणों की रचना उग्रश्रवा ने भी की थी। महाभारत में भगवत गीता भी सम्मिलित है। तो भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का अंश है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रामायण में क्या कहा गया है? सबको पता होगा कि रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। इनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, तो उसी के बारे में बताया गया है। फिर जो है वहां से कौशल राजधानी अयोध्या लौट कर आते हैं, और फिर जो है ये बताया गया आगे, जिसको आप जानते ही हैं। और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। इसे बाद में लिखित रूप में किया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, तो रचना किसने किया था? वाल्मीकि ने किया था इसकी रचना। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, तो हमारे यहाँ आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां भी मिलती हैं, ये भी याद रखना। जैसे पंचतंत्र, तो लिखा है आम लोग भी कहानियां करते थे, आज भी करते हैं। कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जो है जातक और पंचतंत्र की कहानियों के बारे में लिखकर सुरक्षित कर लिए थे। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों के रेलियों और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। जातक कथाएं क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 कहानियां हैं, उसी के बारे में बताया गया। एक बंदर की कहानी बताई गई है। आप इस बंदर की कहानी से बहुत परिचित होंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक बंदर था, उसने एक व्यापारी की टोपी ले लिया था और लेकर के भाग गया था। बाद में टोपी उसने उठा के फेंका, सारे बंदरों ने टोपी फेंक दिया, और इसके बाद राजा वो टोपी लेकर के चला गया। तो बंदरों की कहानियों के बारे में यहाँ बताया गया, उसको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सब कहानियां प्राचीन काल में मिलती हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, विज्ञान की पुस्तकें क्या थी? इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन, मतलब चक्कर काटने की वजह से होता है। ठीक है, ये बात पहले किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। और आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? तो आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित थे, ये भी याद रखना। ठीक है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक
तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि बताई थी। किसने? तो आर्यभट्ट ने, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलविद थे जिन्होंने कई खोजें की। इसके बारे में आप पता लगाइए। याद रखना, जैसे आर्यभट्ट कौन थे, वराहमिहिर कौन थे, ब्रह्मगुप्त कौन थे, भास्कराचार्य कौन थे, तो गणितज्ञ और खगोलविद थे। आपसे बहुत साधारण क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये लोग कौन थे, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शून्य की खोज किसने किया? आपको पता होगा कि हमारे जो है आर्यभट्ट ने किया था। तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और अब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो क्या है? शून्य। तो शून्य का जो है खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात जो है पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक। चरक किसके समय में थे? तो कनिष्क के समय में थे। और सुश्रुत, ठीक है, ये जो है ये भी उन्हीं के समय में थे। चरक द्वारा लिखित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना जो है सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का उल्लेख किया, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं। तो इन दोनों लोगों को हम क्या मानते हैं? इन दोनों लोगों को हम चिकित्सक मानते हैं। जबकि जो है भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट और जो है वराहमिहिर को हम खगोल वेदा मानते हैं, गणितज्ञ मानते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सारी एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और जो है आपका बेसिक मजबूत करना बहुत जरूरी है। और आपका बेसिक एक बार मजबूत हो जाएगा तो आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, हम लोग अब जो है अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो क्लास 7 एनसीईआरटी का आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।